Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and today we are continuing with our series, the second part of our series, which is the high probability MCQ series, जो हमने स्टार्ट किया था। और ये हाई प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज इसलिए था क्योंकि मैंने जस्ट बिफोर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 प्रीलिम्स हमने एक हाई प्रोबेबिलिटी एमसीक्यू सीरीज लाई थी, जो कि हमने क्वेश्चंस में डाला था कि ये क्वेश्चंस कर लो, नॉट बिकॉज वी वर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। मैं ये नहीं बोल रहा था कि आप प्रेडिक्ट कर, नो, बट एन इंटेलिजेंट गेस्टिमेट्स, सो टू से। एक हाई प्रोबेबिलिटी है, ऐसे टॉपिक्स आते हैं, यूपीएससी चेंज हो रहा है, दे आर आस्किंग मोर अप्लाइड क्वेश्चंस, दे आर रिलेटेड मोर टू करंट अफेयर्स। इस हिसाब से और पढ़ाते पढ़ाते वी गेट एन आइडिया कि दिस इज वेयर द रुझान जिसे बोला जाता है, द टेंडेंसी ऑफ द एग्जामिनेशन इज टिल्टिंग टुवर्ड्स दीज डायरेक्शन। इस बेसिस पे मैंने ये हाई प्रोबेबिलिटी एमसीक्यू सीरीज लाई थी और 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एंड गॉड हैज बीन सो काइंड दैट वी वर एबल टू हिट अबाउट 95% ऑफ द क्वेश्चंस हियर। और वो तुम नोटिस करोगे, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू शो एनीथिंग विच वी वर नॉट एबल टू डू इट इन द पास्ट। तो मैंने प्रीवियस पार्ट में देखा होगा, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ यू विल सी कि ऐसे अलग अलग पार्ट्स में नोबडी इज हियर सेइंग कि यार जो मैं बोलूंगा वो आ रहा है, नो। बट इफ यू डू all the predictions or all the questions, then there's a very high chance that you are able to cover up almost everything that UPSC is going to ask you. So this is Dr. Siddharth Arora। जो लोग मुझे नहीं जानते, मुझे अन अकेडमी की दुनिया में मेरे कोड सेट लाइव SIDLIVE के नाम से जाना जाता है। सेट लाइव मेरा कोड है। ये आप कोड तब यूज करेंगे जब भी आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करोगे, आइकॉनिक क्लासेस ज्वाइन करोगे, कोई कॉम्बैट कोर्स ज्वाइन करोगे, देन यू विल यूज दिस कोड सेट लाइव। तुम्हें इमीडिएटली 10% डिस्काउंट, या फिर उस टाइम पर अगर कोई ऑफर चल रहा होगा तो उससे भी ज्यादा मिल जाएगा। प्लस यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ टीम सेट लाइव, विच इज बाय फार द लार्जेस्ट and the luckiest team on Unacademy. So हमने बहुत awesome results produce किए हैं last year, and Team Set Live is going to outshine this year also. I'm very sure. We are on the largest online learning platform in India, and this largest online platform is going to rise and become even bigger. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए because India के best of the best educators are on this platform. So name all the subjects: politics, governance, international relation, history, economics, name it, all the subjects under one roof. Or we are so delighted to see huge number of rankers, okay, 2, 9, 10, 13, 14, 16, 17 and so many others. And मुझे पूरा यकीन है कि अगर इसी तरह से आप लोग पढ़े और हम हमारा साथ दो और हम आपका साथ दे, दोनों ही चीजें हो जाए, तो आई एम श्योर दैट आपका भी नाम इसी लिस्ट में शुमार होगा, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल राइज इवन हायर। सो यूपीएससी कॉम्बैट, ओके, कुछ अनाउंसमेंट्स, ओके, इज द वन जिसमें आपको 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्कॉलरशिप पूल अवेलेबल होता है। use my code SEDLIVE SIDLIVE and join this combat courses. Also, the Unacademy has offered for you what is called one subscription to crack it all, 25% डिस्काउंट ऐसे ऑप्शनल के साथ, 10% एक्स्ट्रा द मोमेंट आपने मेरा कोड यूज किया सेट लाइव। तो तुम देखो यार, प्राइसेस देखो, 77,000। कैन यू बिलीव? ऑफलाइन की दुनिया में, जो फिजिकल क्लासेस में दुनिया में, अगर तुम सोच भी नहीं सकते थे इतना रीजनेबल अमाउंट में आपको इतना सब कुछ मिल जाएगा। यू विल ऑल्सो गेट अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो अगर तुम 1 ईयर या अबव कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लोगे। ये सारा का सारा 20 अक्टूबर तक है। किसका इंतजार कर रहे हो? यू गेटिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन। हमने रिजल्ट प्रोड्यूस करके तुम्हें दिखा दिया, हमने तुमको ये बात बता दिया कि दैट वी मीन रियल सीरियस बिजनेस। वी आर हेल्पिंग यू आउट गेट अ रियलिस्टिक क्रैक और चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। यूज माई कोड SEDLIVE and don't let this opportunity go waste. So you will get this price all till 20th of October. Use my code SEDLIVE, चाहे प्लस क्लास चाहे आइकॉनिक क्लास। एक बार इसको देखो, 72,000 becomes 64, 90 becomes 81, 115 becomes 104, 153 becomes 138। सिर्फ एक कोड, वन कोड जो तुम्हारी जिंदगी चेंज कर सकता है। यूज द कोड SEDLIVE SIDLIVE एंड बहुत सारे बैच कोर्सेस लॉन्च हो रहे हैं। और अगर तुम मेरे प्रोफाइल पे जाओगे अन अकेडमी पे, तो तुमको दिखाई देगा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी के A to Z, बेसिक से लेकर एडवांस कोर्सेज, कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस, कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशन। Also, I have launched for you comprehensive PSIR, optional and intense multiple choice questions and answer writing.
एक बार इनको देखो यार, करीब करीब पूरा GS2 फिनिश, पूरा ऑप्शनल फिनिश, इंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर राइटिंग हो गया। तुम्हें और क्या चाहिए? अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिल्ड योर बेसिक्स, वो भी मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आ रहा हूं। सो वेरी सून तुम्हारे लिए मैं एक फाउंडेशन कोर्स लेकर आ रहा हूं विच इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन NCERT। इट्स अ न्यू कोर्स, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लेंगे और तुमको मैं NCERT के बेसिस पर पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR के सारे फाउंडेशनल बेसिक्स पढ़ाना चाहता हूं। सो यूज माय कोड SEDLIVE SIDLIVE एंड जॉइन मी। इंतजार वेस्ट होता है अगर तुम्हें मालूम हो कि क्या करना है और वो तुम्हारे सामने पड़ा हो, तुम्हारा इंतजार कर रहा हो कि भैया आओ और चलो, और कुछ लोग उस इंतजार को करने में ही सारा सारा काम खराब कर देते हैं या फिर कोई गलत ही डिसीजन ले लेते हैं, सारा खेल खत्म हो जाता है। तो एक गलत कदम उठा जो उम्र जोश में तमाम उम्र मंजिलें रास्ता ढूंढती रहेगी, वैसे ही होता है माय फ्रेंड। डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन बट टेक इट नाउ। तो ये रीरन सीरीज है, ओके, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने प्लस क्लासेस में अपने एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स के साथ कर चुका हूं, तो मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, जैसा है वैसे ही रिपीट करेंगे। एंड यू विल रियलाइज कि जब एग्जाम से 10 दिन पहले हम लोग ऐसा कर रहे होंगे तो कितना फायदा हुआ होगा एस्पिरेंट्स को, वैसे तुम्हें भी होगा। सो ये है पार्ट 2 ऑफ द सीरीज। पार्ट 1 मैं कर चुका हूं, तुम उसको देख लेना यूट्यूब पर। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है, जो मैंने उस टाइम पूछा था, वो स्लाइड तुम पढ़ोगे, 60 सेकेंड्स मिलेगा तुमको उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए, फिर तुम आंसर दोगे। आंसर कहाँ दोगे? आंसर देंगे हम लोग आइदर इन योर नोटबुक्स, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम चैट में दो, मुझे दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइदर वेज, अगर करेक्ट आया तो +1, रॉन्ग आया तो -1, और -1, हाँ यार मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूंगा। नहीं सर 1/3 होता है ना, -1 करेंगे, -1 और 0 अगर तुमने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया। अनअटेम्प्टेड क्यों छोड़ रहे हो? नहीं ऐसे दिल किया इसलिए छोड़ दिया हमने, चलो कोई बात नहीं, वैसे छोड़ना मत, ठीक है। और फिर यहां पर हम स्टोरी खत्म नहीं करेंगे, मैं उसके साथ जहां पर रेलेवेंट होगा मैं उससे रिलेटेड थ्योरी या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सर्टनली डिस्कस करूंगा। I hope you are good to go. If you are good to go, let us start it now. So ये part 2 है, okay? And first question coming your way. So 60 seconds ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे. All right. So which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past? First ARC 66, राजमन्नार कमेटी 69, सरकारिया कमीशन 83 या फिर NCRWC 2000। अब तुम नोटिस करो, तुम्हें कुछ तो याद आ रहा होगा, अगर तुम लोगों ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2021 दिया है तो इस टाइम क्वेश्चन आया था। नहीं सर ये तो आया ही नहीं था, ये थोड़ा ना आया था। मैंने यहाँ पे कोई गेस वर्क करने का क्या, मैं कोई ज्योतिषी हूं जो मुझे पता चल जाएगा क्या होगा? बट डू यू रियलाइज कि मैं यहाँ पर एक ही बार 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 बोलता रहा और बार बार मैं बोलता रहा, प्लीज डू ऑल कमीशंस, ऑल कमीशन। इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस किए थे और मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि क्वेश्चन करो और उसके सारी चॉइसेस को साथ में करो। और तुम नोटिस करोगे कि इस टाइम पे अयंगार कमेटी एंड द फर्स्ट ARC पे क्वेश्चन आया था, DOPT पर क्वेश्चन आया था। ओके, सो द क्वेश्चन लोग बोलते हैं या मुझे बोलते थे कि सर ये नहीं आएगा, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये आमतौर पे गवर्नेंस का टॉपिक है, बट आई टुक दिस ऑप्शन एंड आई शेयर्ड इट विद यू ओनली टू एंश्योर यू कि यू मस्ट डू दीज टॉपिक्स। सरप्राइज एंगल को बचाने के लिए या फिर बचने के लिए यू मस्ट बी डूइंग दीज क्वेश्चंस। और राइट इन फ्रंट ऑफ यू मैं कौन होता हूं? ओके, मैं तो भोला भाला हूं। ओके, वी आर जस्ट ट्राइंग टू go as close to making an intelligent guess at what UPSC may ask. So टाइम हो गया, 10 सेकंड बाकी है, फटाफट आंसर दो। ABCD, ये वाला क्वेश्चन तो रिलेटिवली सिंपल था। आंसर ऑफ कोर्स सरकारिया कमीशन, इनके रिकमेंडेशन थे। एक्चुअली क्वेश्चन को ही अगर तुम रिवाइज कर लो ना तो तुम्हारा सारा का सारा पार्ट ही पूरा पूरा सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन से हो जाएगी। आई एम श्योर जो मुझसे पढ़े हुए वो ये सरकारी कमीशन वगैरह तो हमने इतना मेमोराइज किया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन इज माय लिए।
तो अगर तुमने करेक्ट आंसर दे दिया, वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0 इफ यू लेफ्ट अनअटेम्प्टेड। वैसे मैं चाहूंगा अच्छा होने को कुछ भी होता है, बट मैं चाहूंगा कि तुम कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड मत करो, एटलीस्ट गिव योर बेस्ट शॉट एट इट। रेडी? ओके, so the next question coming your way. With reference to the Constitution of India, consider the following statements. No High Court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid, and amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India. अगर तुम्हें अब भी कोई शक है तो वो शक आज खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, डज द हाई कोर्ट हैव द पावर टू जुडिशियल रिव्यू और टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट लाइक द सुप्रीम कोर्ट। और ये बात मैं बार बार इस क्वेश्चन के थ्रू बता रहा था कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी पावर्स आर सिमिलर। तुम नोटिस करो, इट इज वेरी 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 अनकैनीली वेरी क्लोज टू द क्वेश्चन जो इस टाइम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 में आया। अगर तुम्हें ये नहीं दिख रहा है तो फिर तुम लोग यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इस एग्जाम को पढ़ते कैसे। नाउ डू यू रियलाइज ये इतना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन मैंने ये पूछा था और ये सिर्फ 5-6 दिन पहले पूछा था। सो 1 only 2 only both 1 and 2 neither 1 nor 2। अब बहुत सारे तुम में से लोग बोल रहे होंगे, जो देख रहे होंगे ना, बोलेंगे सिद्धार्थ सर आपने अपनी तारीफ करते रहते हो। करूंगा। I worked hard, I worked with good intentions, I produced results, I deserve to congratulate because this is the encouragement that makes me do even better for you. So बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए एक लाइन मैं बोलता था, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, सो इट इज वेरी वेरी सिमिलर। तुम्हारे पास है 15 सेकेंड और एन आंसर दिस क्वेश्चन। 15 सेकेंड्स, 45 सेकेंड गायब हो गए, पता हो यार, कोई टेंशन ही नहीं। ये सब बोनस क्वेश्चन है। अभी जो हमारे 1 to 15 क्वेश्चन है जिनको हम गोगो क्वेश्चन बोलते हैं, वो थोड़ी देर बाद आएंगे। योर टाइम इज अप और आंसर ऑफ कोर्स इज दिस। तो ये सिंपल सी बात है। मैंने तुम्हें एक बात याद रखना, थंब रूल ये है कि इन मोस्ट केसेस, आई एम नॉट सेइंग इन ऑल केसेस, बट इन मोस्ट केसेस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर पावर्स। Very important is an amendment to the Constitution of India cannot be called into question। मैंने बता दिया, everything in India is under judicial review। तो ना ये ठीक है ना ये ठीक है, neither 1 nor 2। simple question, but इससे conceptual value तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो your concept will be very very clear। इसे एक बार याद रखना my friends, जुडिशरी पढ़ के जाना। ओके, और व्हेन आई से जुडिशरी, डॉक्ट्राइन्स, अब तो क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिकली पूछने लग गए, जेसीपीसी पर ऑल ये सब पूछने लग गए। इसीलिए मैं इतना डिटेल में जाता हूं। और इसलिए जब लोग बोलते हैं कि सर आप तो क्रिमिनल लॉ ही पढ़ाने लग गए हो, आज काम आया ना, वेरी गुड। सो मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता हूं और तुमको कुछ होमवर्क दे देता हूं कि प्लीज पूरी जुडिशरी, ओके, विच मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, ओके, इनमें से कुछ भी दे कैन आस्क यू ऑन दिस पार्ट। ऑल्सो अब जो नए ट्रेंड आ रहे हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, ओके, लीगल एड, ओके, लोक अदालत, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इस एग्जाम से शुरू हुआ है एक नया पैटर्न, प्रोसीजर। मैं बोल के थक गया था, सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आएगा, ओके, वो आया नहीं, कोई बात नहीं, वो कुछ और प्रोसीजर आ गया, जेसीपीसी, यू नो, parole and so on so forth। very simple, but फिर भी आया। तो इसलिए जब मैं आर्टिकल 20, 21, 22 बताता हूं तो मैं पूरा का पूरा क्रिमिनल लॉ विद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा देता हूं, काम आता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आएगा, जैसे एनजेएसी। मैं क्यों इतना डिटेल में पढ़ाता हूं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल डॉक्ट्राइन्स, जजमेंट्स, ये सब क्वेश्चंस आएंगे या फिर आते ही रहते। ऑब्वियसली कोई कंट्रोवर्शियल चीजें होंगी तो वो तो ऑब्वियसली आएंगी। पीआईएल बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है एंड दैट इज हाउ यू शुड बी नोइंग दिस पार्ट। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन। in the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? Protection against tyranny of political rulers, absence of restraint, opportunity to do whatever one likes, opportunity to develop oneself fully। तो मैं इन 3-4 ये जो व्हाइट क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए थे फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से थे। ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे थे, मैं क्यों इनको पूछा था, बिकॉज आई नोटिस देयर वाज अ चेंज ऑफ दिस ट्रेंड व्हिच वर बीइंग आस्क्ड ऑन दिस पार्ट।
ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। ये 2019 में सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आया था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। बेटा इस पर थॉट है बड़ा जबरदस्त। ओके और ये वर्ड ये जब आया था क्वेश्चन और जो आज भी है, इट डिजर्व्स स्टैंडिंग ओवेशन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एस्पिरेंट्स की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। इमेजिन कि तुम्हारे पास 60 सेकंड्स होंगे टू थिंक सो मच ऑफ व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी विज़ पॉजिटिव लिबर्टी। ऑसम क्वेश्चन एंड लेट मी गिव यू 10 more seconds and answer। फटाफट लिखो ए बी सी डी। करेक्ट आएगा +1, रॉन्ग आएगा -1, नहीं तो 0। ओके एंड द आंसर ऑफ कोर्स इज डी। और यही था जब वर्ड यूज किया गया था लाइफ। तो फ्रांसिस क्यूराले मिलन केस या फिर मनेका गांधी केस में क्या आया था? लाइफ इज नथिंग एल्स बट लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। सो बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन था और बहुत सारे लोग इसमें दुखी हो गए रोते हैं। इस रो मत ना बाबा, काय को रो रहे हो? ओके नहीं सर, इसमें एक्चुअली क्या था कि लोग ना मिस कर जाते थे वर्ड लिबर्टी। एक काम जरूर करना, ये जितने वर्ड्स है ना, डेमोक्रेसी, अच्छा रिपब्लिक, ओके सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, ये एक्चुअली पॉलिटिकल थॉट्स या पॉलिटिकल साइंस से जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इनको जरूर समझ लेना। ये आजकल डायरेक्ट ही क्वेश्चन आने लग गए। वो डायरेक्ट ही पूछ लेते कि यार व्हाट इज डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज लिबर्टी अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू यू, एटसेट्रा। और ये मालूम होना बड़ा जरूरी है। जैसे इस टाइम पे क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन इतने बार हो गया कि अब तो मुझे रट ही गया होगा कि ये मैं हर टाइम ही पूछा हुआ है। What is a constitutional government? Constitutional government is a limited government. Simple. What is a parliamentary government? It is a responsible government. So ये questions आने बड़े common हो गए हैं. Make sure that you do this. So we are going to start with question number 1 onwards. These are my questions and we'll see क्या तुम score करते हो। क्वेश्चन नंबर 1 कमिंग योर वे। याद रखना 60 सेकेंड्स है तुम्हारे पास। क्वेश्चंस कुछ बहुत सिंपल होंगे, कुछ टफ होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, 0 इफ यू लीव इट अनअटेम्प्टेड। पहला क्वेश्चन कमिंग योर वे। द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन by an amendment in 1956, 1976, 2011, 1947। तुम नोटिस करो इन क्वेश्चंस में मैं सिर्फ फैक्ट्स नहीं पूछ रहा हूं। अगर तुम इनको ध्यान से करते हो जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे स्टोरीज और बहुत सारे इनवर्ड फैक्ट्स अपने आप मालूम हो जाएंगे इफ यू नो इवन वन आंसर अमंग्स्ट दिस। अरे बाय द वे 60 सेकंड है तुम्हारे पास। Okay, division of India into states and union territories received constitutional sanction by an amendment in 1956, 1976, 2011 या फिर 1947। बहुत ही बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन। वर्ड्स देखो, वर्ड सारा खेल वर्ड प्ले का है। इफ यू आर एबल टू डू वर्ड प्ले तुम्हारा काम हो गया। अरे 30 सेकंड रह गए, फटाफट आंसर दो। चैट में आंसर दो या फिर नोटबुक में लिखो, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन आंसर जरूर दो। सो वर्क हार्ड एट आंसरिंग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट ऑफ द मैटर। अरे 15 सेकंड रह गए, जल्दी बताओ। ओके, +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0। बहुत ही बढ़िया एंड योर टाइम इज ऑलमोस्ट। देख लो मैं कितना आराम से फुल टाइम दे रहा हूं। Obviously, the answer is 1956, or one answer is 1956 because of this reason. The Constitution's 7th Amendment, that is the 7th Constitutional Amendment Act 1956, or ये 1956 is very very important in order to implement the schemes of state reorganization. क्यों सर reorganization क्यों? क्योंकि पहले था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट्स। फिर हमने इंडिया के इन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया। इसकी वजह से अब हमने डिफरेंट अमेंडमेंट्स बनाने की कोशिश की एंड द पॉइंट हियर इज हमने ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स के कॉन्सेप्ट को अबॉलिश कर दिया और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को बना दिया। दैट इज द
कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। तो दो चीजें याद रखनी बड़ी जरूरी है यहां पे जो तुमको फैक्ट्स मालूम होने चाहिए। सो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी, एक्चुअली ये पार्ट ए बी सी चले गए थे, डी तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। तो ये अब बन गया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, बहुत बढ़िया। और ये दो काम से हो गया, इसको अबॉलिश किया पहले वाले ने, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने, और फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे पॉपुलरली द फजल अली कमीशन बोला जाता है। एंड दैट इज हाउ यू हैव टुडेस अरेंजमेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो एक ही शॉट में सब कुछ आना है। ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे धार कमीशन पे क्वेश्चन आ जाएगा, धार कमीशन जिसे बोला जाता है, या फिर जेवीबी कमेटी पूछा जा सकता है, आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन या फिर आंध्रा का फॉर्मेशन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यू लिंग्विस्टिक डिवीजन, लिंग्विस्टिक प्रोविजंस। एंड इसके बाद एक बहुत ही विचित्र और बहुत ही खूबसूरत प्रश्न इससे रिलेटेड हमेशा ही आता है, दैट इज रिलेशनशिप टू फेडरलिज्म। तो ऐसे पढ़ना होता है मेरा फ्रेंड, ऐसे कट 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 ऐसे डॉट्स होने चाहिए, मैट्रिक्स 1 गया 2, 2 से 5, तो है ना वो सारे का पता नहीं सा एक साथ ही म्यूजिक में आना चाहिए। दैट्स हाउ आई टीच माय स्टूडेंट्स, शुड कम इन वन शॉट। अगर एक के बाद दो ही समझ में आता है तो फिर क्या फायदा हुआ। बहुत सॉलिड क्वेश्चन था ये, +1 -1 0। आई एम श्योर दैट यू हैव डन एन एक्सट्रीमली गुड जॉब एट दिस। और अगर ये क्वेश्चन रेडी है तो दूसरे के लिए भी रेडी होंगे। +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, एंड 0। सेकंड क्वेश्चन कमिंग योर वे, डू इट। फिर से अमेंडमेंट, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी पूछूं। अच्छा, which of the following schedules was added by the 74th constitutional amendment? Schedule 11, Schedule 12, Schedule 9, Schedule 10। तुम फिर नोटिस करो, मैं बिना बताए तुमको चैंपियन बना रहा हूं, मतलब मैंने तुम्हें बताया भी नहीं कि मैं तुम्हें चैंपियन बना रहा हूं, फिर भी तुम चैंपियन बन रहे हो। बिकॉज अगर तुम ये क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हें कुछ अमेंडमेंट्स भी पता चल जाएगी, तुम्हें कुछ शेड्यूल्स भी पता चल जाएंगे, एंड यू बी एबल टू आंसर। अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं, 50 सेकेंड्स रह गए। Go for the answer now. Which of the following schedules was added by the 74th Constitutional Amendment? 11, 12, 9, 10। यार इससे पहले मैं तुम्हें ये बात खत्म हो जाए, मैं तुमको ये बात बताता हूँ। मैनी जो जितने भी हमने अमेंडमेंट्स पढ़ी है ना, ओके, हमने काफी सारी पढ़ी है, उन अमेंडमेंट्स के बारे में ऐसे 4-5 पॉइंट्स मोटे मोटे जरूर मालूम होने चाहिए। ऑल्सो उसी के साथ साथ शेड्यूल्स, ओके, सारे के सारे कर लो, ये शेड्यूल्स बड़े काम आते हैं। ओके, और आप अपना आजकल डिटेल में भी आने लगे, सो मेक श्योर दैट यू डू दिस। अरे मैंने तुम्हें टाइम बताया क्या, 10 सेकेंड रह गए, जल्दी बताओ। +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, एंड 0 if you leave unattempted। and obvious answer is schedule 12। so schedule 12 क्यों है? अरे बाबा, 74th constitutional amendment was the one which was dealing with the municipalities, it was dealing with municipalities, and this is the one which is dealing with schedule 12। so यही है, अगर ये 11th होता तो ये हो जाता था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और शेड्यूल 9 होगा तो तुम्हें याद ही होगा वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, और शेड्यूल 10 जो है दैट इज विद एंटी डिफेक्शन लॉ। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। इसको अगर हम पढ़ लेंगे तो ये आएगा 74th अमेंडमेंट, और इन द केस ऑफ लोकल बॉडीज हैव बिकम वीक एंड इफेक्टिव, अर्बन लोकल बॉडीज द म्यूनिसिपैलिटीज। तो मैं फिर तुमको एक बात बता रहा हूं, और दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब वैसे तुम में से बहुत सारे लोग बोले होंगे सर फटाफट अगला क्वेश्चन पूछो सर, टाइम हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पिक्चर्स देखनी है, मतलब हमें एबीसीडी खेलना है। बेटा एबीसीडी खेलने का टाइम नहीं होता। यू मस्ट नो कि अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें उसको एसिमुलेट करना आना चाहिए, वरना इट इज जस्ट मियर वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये कुछ टॉपिक्स है मेरे फ्रेंड जो है ना जरूर कर लो, जो कि पढ़ने का आमतौर पे लोगों को मन ही नहीं करता या फिर टाइम ही नहीं रहता। लोकल बॉडीज, शेड्यूल्ड एरियाज या फिर शेड्यूल्ड एरियाज, स्पेशल स्टेट्स, ओके, ये सारे चीजें, इनमें एक ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ये बड़ा कॉमनली आज क्वेश्चन है। ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल एरियाज, ओके, जो कि ऑब्वियसली शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड हो जाएंगे। ओके, आजकल जो क्वेश्चंस ऐसे भी थोड़े बहुत घुमा फिरा के आने लग गए, वो आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लीगल एड। ओके,
ये कॉन्सेप्ट्स हमें लगता है कि यार ये लास्ट में करेंगे। मेरे हिसाब से ये पहले पहले कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे एंड दीज आर स्कैटर्ड, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं है। तो मेक श्योर दैट यू डू एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस पार्ट। चलो जी, ये तो तुम्हें आता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कमिंग योर वे। आर वी रेडी फॉर द मैजिक? यस सर। तो फिर से +1 -1 0। तो अपने अपने मार्क्स देख लेना और एनालाइज करो भाई, ठीक है? लास्ट में पूछेंगे। रेडी? यस। Which article deals with the powers of the High Court to punish for the contempt of itself? 124, 262, 129, 215। अब बहुत सारे लोगों को है ना मुझसे बड़ा एतराज हुआ था कि सर आप ना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रटवा देते हो। कैसे रटेंगे हम? बेटा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन रटवाया कभी नहीं है। मैंने तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन समझा दिया। आई मेड अ स्टोरी आउट ऑफ इट। आई मेड इट अ वेरी इजी थिंग फॉर यू टू रिमेंबर। लेकिन अगर मैं से जिन जिन लोगों को नाराजगी थी या जिन जिन लोगों को एतराज था या जिन जिन लोगों को शक होता था, बेटा इस टाइम क्वेश्चन आया, कैन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट बी ऑल्सो कॉल्ड इन फॉर सर्विस? आर्टिकल 128। यस। तो वो आया ना, कैसे आया? तो तुम्हें अगर आर्टिकल्स ही नहीं आएंगे, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मालूम, यार बड़ी अजीब सी बात है यार। हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, हाउ बैड। और उसको समझाया नहीं जा सकता। आई कैन टीच यू कॉन्स्टिट्यूशन सो सिंपली दैट तुम्हें बिना पता चले यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट। प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। एंड ऑल्सो ये इसी का मौका का फायदा उठाओ और ये बाकी सब भी आर्टिकल्स पढ़ लो जो राइट है रॉन्ग है। बाय द वे मैंने तुम्हें टाइम बताया क्या? 10 सेकेंड रह गए। ओके। तो इसमें दो आंसर्स, दो चॉइसेस तुम्हें पक्का मालूम होनी चाहिए। दो क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 215 इज द पावर और द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड स्टफ फॉर हाई कोर्ट, और उसी तरह से 129 तुम याद रख सकते हो दैट फॉर सुप्रीम कोर्ट। तो इसी का पूरा फायदा उठाओ। 124 इज ऑब्वियसली एवरीथिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मेशन एक्सेट्रा, एंड 262 इज अबाउट द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एज अ ब्रॉडली स्पीकिंग यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग। तो ये है आर्टिकल 215 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। ये वर्ड क्या यूज किया हुआ है? कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। एवरी हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt of itself. अब ये क्वेश्चन एज इट इज तो आया नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सॉलिड क्वेश्चन बनता है। तो इस बार नहीं तो अगली बार से। तो हमने इस टाइम 95% प्रेडिक्शन मार ही दिया, ओके, या 95% वी वर क्लोज ऑन दिस पार्ट। क्या पता है नेक्स्ट टाइम ये आ जाए। तो ये क्वेश्चन भी एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है माय फ्रेंड। ओके, इफ यू नोटिस ऑन दिस पार्ट, इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। ये कंटेम्प्ट पे क्वेश्चन इज वेरी वेरी नाइस। और जब मैं कंटेम्प्ट की बात कर रहा हूं तो मैं कंटेम्प्ट की दो बात कर रहा हूं, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये क्वेश्चन आने का डर होता है, और एक और कंटेम्प्ट होता है विच इज कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। सो ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट आपको मालूम होनी चाहिए। तो जब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 तुम्हें मालूम होना चाहिए। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, आई होप सबको प्रशांत भूषण केस मालूम है। वी शुड नो ऑल दिस पार्ट। फिर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर्टिकल 105, 194 ये मालूम होना चाहिए। ओके, इसमें क्या कोडिफिकेशन है, क्या कोडिफिकेशन नहीं है, यू शुड बी नोइंग दिस। व्हाट आर द पनिशमेंट्स अवेलेबल, व्हाट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रॉड पिक्चर बिकॉज अभी अभी तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है। आई मीन स्टार्ट हुई इन द सेंस कि जो लोग अगले साल अपेयर हो रहे, सो उनके लिए अभी से ये स्टार्ट हो गया। स्टार्ट नाउ। ओके, सो एक भी चीज आती है ना, जस्ट पॉपुलेटेड विद ऑल अदर कॉन्सेप्ट्स एंड स्टार्ट मेमोराइजिंग दैट। मेमोराइजिंग मतलब समझो। क्वेश्चन नंबर 4 कमिंग योर वे। बाय द वे मैंने तुम्हें बताया कि नहीं बताया? +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 for a wrong answer, and 0 if you have not attempted or if you left it unattempted. Ready? Yes, sir. Oh, which of the following office serves at the pleasure of the president? Governor of the states, CAG of India, Chief Justice of India, all of the above. ये भी एक क्वेश्चन है जो इतने बार रिपीट हो गया।
मेरी कहानी रुदा दे जहां मालूम होती है, जिसे देखो उसी की दास्तां मालूम होती है, तो पूछते ही रहते। सो दे कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चंस, और इसलिए एक लिस्ट बना लो एंड यू शुड बी नोइंग ऑन दिस पार्ट। सो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, 60 seconds योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, थिंक अबाउट इट। टाइम में पूरा ही दूंगा, ना कम दूंगा ना ज्यादा दूंगा। Which of the following office serves at the pleasure? एक्चुअली ना ये ऐसे लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लिखना चाहिए serves at the, इसको कोट्स में डाल देना चाहिए। पर क्या है, इसको ऐसे रट गए ना हम लोग। हाँ, प्लेजर ऑफ द प्रेजेंट। ऑल राइट, अभी तुम्हारे पास है 25 seconds more to go। I think we have last 10 seconds and that should be enough. ओ वो सर, कैग ऑफ इंडिया प्लेजर नहीं, अरे मेरा बच्चा कैसा, कैग ऑफ इंडिया ऑन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया is certainly not at the pleasure, जबकि आर्टिकल 156 is very very clear about it. The governor of the state shall hold office during the pleasure of the president. So very important question, और यहाँ पर तुम्हें ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर समझ में आ जाना चाहिए। So doctrine of pleasure as in the executive decision is enough to remove. So Attorney General of India for that matter, okay, pleasure of the president, governor, pleasure of the president, and so on and so forth. उसी तरह से Advocate General, pleasure of the governor, and so on and so forth. So executive decision, even the ministers for that matter, the union ministers, pleasure of the president. और जहां पे भी पार्लियामेंट्री रोल हो जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी हो जाएगी, नो लॉन्गर प्लेजर। अब ये सारे कॉन्सेप्ट ना बेटा जुडिशियल एज वेल एज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खुद के कॉन्सेप्ट है। सो मेक श्योर दैट यू नो ऑल दीज क्वेश्चंस, अदरवाइज यू विल बी इन वेरी मेजर ट्रबल। हमको ऐसा लगता है कि वाह सर ये तो हम याद कर लेंगे, याद होता नहीं है। यू विल फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस एंड देन स्टार्ट गोइंग ऑन दिस पार्ट। अभी भी देर नहीं हुई है। Make sure that you give yourself an opportunity to be taught structurally and methodically to give yourself a realistic chance. Question number 5 coming your way. रंग बदलता हुआ दिख रहा होगा तुम्हें, तो क्वेश्चंस के थोड़े बहुत ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। इनमें से कोई भी सिंपल या टफ मत समझो। जो आ गया वो अपने आप सिंपल होता है, जो नहीं आया वो अपने से टफ होता है। वेरी गुड, तो इसमें कोई घबराओ मत। एंड लेट अस स्टार्ट दिस नाउ। So let's do question number 5. Consider the following statements. In case of vacancy of the office of the president by resignation, the elections must be held no later than 6 months from the day of vacancy. In case of vacancy of the office of the vice president by resignation, okay, the elections must be held as soon as possible. ये क्या बात हुई सर? अरे करो ना, कोई बात नहीं। 1 only, 2 only, both 1 and 2, none of the above. सिंपल क्वेश्चन है, अगर सिंपल है तो आंसर दे दो। 60 सेकंड है तुम्हारे पास। ओके, 60 सेकंड में तो आंसर दे ही देना चाहिए। बाकी मैं एकदम घड़ी पर ध्यान रख रहा हूं। अभी तुम्हारे पास है 40 मोर सेकेंड्स। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, टाइम बिल्कुल उतना ही मिलेगा। अब ये सब क्वेश्चंस करने के लिए ना तुमको सब्जेक्ट पूरा इन एंड आउट मालूम होना चाहिए, ऐसे नहीं आंसर दे पाओगे तुम। ये बड़ा घनघोर क्वेश्चन है। ओके, वर्ड्स पे ध्यान दो बेटा, वर्ड्स पे। सारा खेल शब्दों का है इधर। अभी तुम्हारे पास है अबाउट 25 मोर सेकेंड्स। +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer, and 0 if you leave it unattempted. The time is up and the answer of course is both of them are correct. अब ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वो एक्चुअली प्रॉपरली, देखो वो 6 मंथ वाला तो प्रेसिडेंट का सबको मालूम ही है। 68 सब क्लॉज तो बहुत अच्छी तरह से लिखा है, दैट एन इलेक्शन टू फिल अ वेकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बाय whatever shall be held as soon as possible. वर्ड क्या लिखा है? as soon, यानी कि यहां पर इट इज नॉट द एस्पेक्ट
of 6 months. उसी तरह से एक मैं क्वेश्चन हमेशा अपने स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि व्हाट इज एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट इट. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स ना, तो प्लीज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये जो दो टॉपिक्स है ना, इनको आप पैरेलली पढ़ना जब भी पढ़ना. प्रेसिडेंट जैसा होगा कि प्रेसिडेंट का ओथ, तो इनका ओथ तुम्हें मालूम होना चाहिए. हु एडमिनिस्टर्स ओथ, ये ऐसा होगा. रेजिग्नेशन, ये ऐसे होंगे. टर्म, इनका टर्म और इनके टर्म में क्या फर्क आता है. हाँ, व्हाई इज दिस ऑफिस ऑफ पॉलिटिकल कंटिन्यूटी. ओके, इनका इलेक्टोरल कॉलेज और इनका इलेक्टोरल कॉलेज अलग अलग है. Please remember, India's vice president is analogous or very similar, but not exactly similar to that of the president or vice president of USA. तो कहाँ differences है? Is it an important office or not? Political continuity है कि नहीं है? Is it between the bridge between the executive and the legislative, between the states and the union, and so on and so forth. ये क्वेश्चंस हमेशा साथ साथ में करना. रिमूवल, इम्पीचमेंट क्या होता है, रिमूवल क्या होता है, यू मस्ट नो एवरीथिंग. So president and vice president, make sure that you do एक ही दिन में, जिस दिन भी करोगे do it together. Question number 6 coming your way. Are you ready? तो अपने अपने मार्क्स चेक कर लो. ओके, अगर गलत आ रहे तो क्यों गलत आ रहे, वरना +1, -1 and 0. Let's go with the next one. Which of the following subject matters was shifted from state list to the concurrent list by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? Education, forest, both 1 and 2, none of the above. One of the criteria, so one of the reasons, or one of the hallmarks of those people, those aspirants who crack this exam, is that they have a general interest in what is happening around. और इसीलिए मैं जब 42nd अमेंडमेंट पढ़ाता हूँ, एक बहुत मेजर इवेंट था इंडियन हिस्ट्री में, इमरजेंसी का, 42nd अमेंडमेंट का, फिर उसके बाद उससे पहले राधा केशवानंद भारती, बाद में मिनर्वा मिल्स केस. सो वो टाइम जो था, ओके, उसमें क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था, was something that should be known, okay, because we don't want certain things to be repeated in future, and that is very very important. So as an aspirant of civil services, you should be very very well aware of what this country went through in the various stages. नेहरूवियन पॉलिटिक्स क्या था, इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स क्या थी, वाजपेयी साहब की पॉलिटिक्स क्या थी, मोदी जी की पॉलिटिक्स क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अरे बाय द वे 10 सेकंड रह गए. ओके, तुम्हें क्या लगा मैं बातें करता रहूंगा, तुम्हें ज्यादा टाइम दे दूंगा? बिल्कुल नहीं दूंगा. ओके, लेट्स गो विद द आंसर. आंसर ऑफ कोर्स इज बोथ 1 and 2. और इसके साथ ना एक एक काम ही कर लो. क्या ये मेमोराइज कर लो, मौका मिला है, पढ़ लो. ओके, 42nd अमेंडमेंट 1976 shifted below mentioned 5 subjects from the state list to the concurrent list: education, forest, protection of wildlife and animals and birds, weights and measures, and administration of justice, constitution and organization of except the Supreme Court and the High Courts. तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो कि पता नहीं यार कैसे जाओगे एग्जाम में इसको बिना किए. मेक श्योर दैट यू नो दीज क्वेश्चंस इन एंड आउट. सो कुछ अमेंडमेंट्स जो मैं चाहता हूं कि तुम लोग को जरूर मालूम हो, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं करो, बट ये जरूर मालूम होनी चाहिए. 42nd, 44th, 1st, 86. I might be missing a few of them, but make sure that you do these. Okay, 73rd, 74th, 52nd Constitution, 61st Amendment, 69th Amendment, 9th, 7th. Okay, these are so-called important amendments. फिर अगर तुम्हें वहां पे याद है तो 24th, 25th, 39 ये जरूर कर लो, बिकॉज ये वो so-called controversial amendments होती है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा. एंड सिमिलरली फिर अब जब यहाँ पर आओगे तो बेसिक्स भी जरूर कर लो. 100 एंड उसके बियॉन्ड वाले भी सारे कर लो. ये कभी कभी होता है, कुछ रिसेंट जजमेंट्स होती है, तो मेक श्योर दैट यू नो ऑल ऑफ दीज ऑल्सो. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज जस्ट अ सो कॉल्ड इंडिकेटिव लिस्ट. ओके, वैसे जैसे जैसे पढ़ते पढ़ते चले जाओगे, मेक श्योर दैट यू नो अदर्स ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 7 कमिंग योर वे. Okay, +1, -1, 0. Which among the following statement with regards to NATO is or are true? NATO aims at making a free trade zone between member nations. NATO was established in 1949. Pakistan became a member of NATO in 2019. All of the above. बताओ, ये भी क्वेश्चन है. देखो, एक्चुअली जो मैंने इस टाइम पर प्रेडिक्ट किया था वो प्रेडिक्शन नहीं थी.
That was a trying to cover up as many topics in as few and MCQs as possible. इससे क्या होता है, when you're going for the exam तुम्हारा कॉन्फिडेंस sky high होता है। मोस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस में देखा है वो ये है कि एग्जाम में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है कम्स एट अ वेरी लेटर स्टेज। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डू यू बिलीव यू आर रेडी टू क्रैक दिस एग्जाम और नॉट। और वो ही काम मैं करता हूं इन माय क्लासेस कि यू नो प्रैक्टिकली एवरीथिंग अंडर द सन। आ जाओ जो आना है। सो बाय द वे तुम्हें बताया क्या 10 सेकंड रह गए। बताओ सर। Which amongst the following statements with regards to NATO is or are true? सबसे इंपॉर्टेंट बात इस नेटो ये बड़े ध्यान से है, लेकिन ये जो की वर्ड था ना ये फ्री ट्रेड जोन। इनफैक्ट नेटो की वन ऑफ द मेजर कंट्रोवर्सीज वाज दिस पार्ट। सो दीज आर ऑल द कंट्रीज एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, नेटो की वन ऑफ द कंट्रोवर्सीज और जिसकी वजह से द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्पेशली आफ्टर द डोनाल्ड ट्रंप रेजिम, okay, they don't want to continue so called डॉलर फंडिंग या द डॉलर सीपेज जो नेटो में जाता है। सो मैंने जब नेटो पढ़ाया था तो मैंने उसमें कुछ कोट्स पढ़ाए थे या फिर जो ऑब्जर्वेशंस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये थी कि क्यों करे भैया, नो अब तो कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। नेटो वाज समथिंग दैट वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ और रादर एज सो कॉल्ड आउटब्रेक और द प्रोडक्ट ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर तो रहा नहीं 1991 के बाद। सो क्यों करें हम लोग, तो देर इज नो ट्रेड, देर इज नो डॉलर बेनिफिट, फिर हम इतना सारा एक्सपेंडिचर क्यों करें। और फिर इसी की ऑपोजिट कंट्रोवर्सी हो जाती है कि आर्टिकल 5 विच इज द हार्ट बीट और द सो कॉल्ड नर्व सेंटर ऑफ नेटो वो एक्चुअली से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए यूज हुई थी आफ्टर द 9/11 अटैक। सो it is a very dicey question. Should NATO be funded by USA in the same way as they were funding? So international relations में भी जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है। इट्स वेरी गुड फन। ओके, और तभी आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कमिंग योर वे। अरे तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं जरा मार्क्स चेक करो। तो वी आर हाफ वे थ्रू, +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0 इफ यू हैव लेफ्ट इट अनअटेम्प्टेड। Oh, which landmark judgment of the Supreme Court dealt with right to privacy as an interpretation of Article 21 of the Constitution? Olga Tellis, TMFI case, Justice case, Puttaswamy retired case और शाहबानो के। तो मेरी दोस्ती की बलाएं लो, मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, मैंने तुमको आईएएस बना दिया। किसको पता था कि ये क्वेश्चन किस तरह से मैंने पूछा। इनफैक्ट मैंने तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट बना के पूछा था, बट तुम लोग को मजा आ गया होगा। जो लोग मुझसे पढ़े हैं वो लोग इस क्वेश्चन को देखकर ऐसे मुस्कुराए होंगे, तो मुस्कुरा रहे होंगे तुम लोग। सो मैं तो कुछ बताऊंगा भी नहीं। ओके, हाँ ये वाली बात है, तुम खुद ही बता दो। 60 सेकंड है तुम्हारे पास, वैसे 30 रह गए, फटाफट आंसर दो। और उस केस का जो मोर फेमस नेम है वो भी मुझे बता देना। ओके, which landmark judgment of the Supreme Court dealt with right to privacy as an interpretation of Article 21 of the Constitution? Olga Tellis, TMA Pai, Justice Case Puttaswamy, retired case और शाहबानो केस। अरे 10 सेकंड में गए। Okay. All right, your time is up. अरे यही वो केस है जिसे आधार जजमेंट बोला जाता है या फिर जिसमें राइट टू प्रिवेसी वाज अपहेल्ड। और ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सेट ए का क्वेश्चन है। राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 15, 19, 21, 29। तो बेटा एक बार मेरी तारीफ तो बनती है। हाँ सर कुछ तो तारीफ करो। मैंने क्वेश्चन में ये डाला हुआ था राइट टू प्रिवेसी एज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो केस था पुट्टास्वामी केस। तो ये क्वेश्चन में ही मैंने तुम्हारा आंसर बनाया था जो यूपीएससी में डाल दिया। सो राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 15, 19, 21 और 29। तो आंसर कर लेते फिर तो तुम बल्ले बल्ले हो चुके होते, बट अगर तुम क्वेश्चन भी कर चुके होते तो भी ये क्वेश्चन नंबर 79 ऑफ सेट ए ऑफ यूपीएससी सीएससी 2021 एकदम करेक्ट हो जाता। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को और ऐसे करते हैं एग्जाम। बढ़िया आंसर सर। नेक्स्ट, तो इससे मुझे कुछ और याद है। अब क्या याद है?
मैंने तुम्हें पिछले पिछले सेट में भी इसमें भी मैंने तुम्हें बताया। सो एक काम कर लो, लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अभी के लिए समझ ना भी आए, एक बार सुपरफिशियली पढ़ जरूर लो, एटलीस्ट ब्रॉडली तुम्हें नाम मालूम हो। बाकी फिर जब तुम मेरी क्लासेस करोगे मैं तुम्हें उनको इनके इनहेरेंट डिटेल्स में बता दूंगा, बट ये लैंडमार्क जजमेंट जरूर कर लो। ये ये क्वेश्चन देखो, हादिया केस से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अगर तुम्हें याद आया, ओके, उसमें था राइट टू मैरी अ पर्सन, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज पार्ट ऑफ, उसमें भी क्वेश्चन था आर्टिकल 21। ये 2 साल पहले आया था, 2019 में एक क्वेश्चन आया था। ओके, अब सेम आया, राइट टू प्रिवेसी इज कमिंग फ्रॉम विच आर्टिकल, फिर से आया आर्टिकल 21। तो मैं मेरा मेरा फंडामेंटल राइट्स का क्लास 30-30 घंटे चले जाता है। अरे बाबा, काय को खत्म नहीं होता, क्यों? क्योंकि एक एक जजमेंट पढ़ाओ, एक एक चीज पढ़ाओ, उसमें टाइम लगता है, एंड मैं ऐसा आधा अधूरा तो पढ़ा नहीं पाता। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग करेंगे, और वो उस पर क्वेश्चंस आने लग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मार्क्स देखते जाओ अपने। +1 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, एंड 0 इफ यू लीव इट अनअटेम्प्टेड। Oh, consider the following statements with reference to the financial relationship between the center and the state. Article 275 provides for grants in aid. Article 282 provides for discretionary grants. Grants in aid are charged to the Consolidated Fund of India. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 1 and 3 only, 2 only, या फिर 1, 2 and 3? Go for it. सर गो फॉर इट तो आपने ऐसे बोल दिया जैसे हमको सब कुछ आता है। अच्छा, तुम्हें नहीं आता ना, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशन ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं। मेरी एक बात याद रखना, फेडरलिज्म इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड स्टिल द मोर इंट्रीगिंग पार्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियाज पॉलिटी। जो भी सेंटर स्टेट रिलेशंस है या फिर जो भी चैलेंजेस है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है, ये सब कुछ पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। दिस इज अमंग्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। मैं एक क्लास लूंगा विच इज रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, और इस पे इतना सब मटेरियल है that I can keep speaking about it for the next 5 hours continuously without taking a break. So please understand this. Oh, by the way, देखो मैं हमेशा देखो उसी टाइम घड़ी देखता हूँ, 10 सेकेंड्स रह गए तुम्हारे पास। आंसर ऑफ कोर्स इज 1, 2 एंड 3। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जिन लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, जो प्लस स्टूडेंट्स है उनको पूरा ही आता है। तो पहले हम आर्टिकल 275 देख लेंगे। सो इसको आराम से पढ़ लो, ओके, समझने की फिर हम क्लासेस में कर लेंगे। Article 275 says such sums as the Parliament may by law provide shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants in aid. तो ये दो तो यहीं से हो गए। 275 deals with grants in aid and it is charged of the Consolidated Fund of India. Union or state may make any grants for any public purpose. any सर बार बार any का को कर रहे, any इसलिए कर रहे बिकॉज ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स है। ओहो, अच्छा ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? वेरी नाइस। तो इससे मुझे फिर मैंने तुम्हें एक बात बता दी है, ये कर लो। क्या करना है सर? सेंटर स्टेट रिलेशंस, ओके, फेडरलिज्म, challenges to federalism, all commissions related to federalism, interstate water disputes, okay, ये सब कर लो। और फिर थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म, history of federalism, differences of federation, what is grassroots democracy, what are the problems of local government, ये सब इसी में आते हैं। कर लो, ठीक है सर। नेक्स्ट। सो तुम काफी जबरदस्त मार्क पर हो। ये वो टाइम है जो यू कैन एक्चुअली एनालाइज कि तुमने ठीक किया रहे हो कि नहीं। You had question number 10, +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer, and 0 if you leave it unattempted. ओहो, अब देखो ये ना सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच की बात है क्या, कि अगर तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया ना, किसी को बताना मत, थोड़ी देर के लिए वाईफाई बंद कर दो, बोलो इंटरनेट पे प्रॉब्लम थी, वरना हमें आता था। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर गलत हो ना, गजब बेइज्जती होगी। सो वीपी सिंह, आई के गुजराल, एच डी देवेगौड़ा,
पीवी नरसिम्हा राव साहब, इन प्राइम मिनिस्टर्स को फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट अरेंज करो। यार किसी को बताना मत, ठीक है, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा अगर ये गलत हो रहा है तो, बिकॉज आज यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, अगर तुम लोगों को ये नहीं आता तो बताओ। ओके, सो बाकी तुम्हारी मर्जी है, 30 सेकेंड है तुम्हारे पास, मैं तो तुम्हें मौका दे रहा हूँ चुपके से ऐसे वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दो, बोलो ओ नेटवर्क चला गया। ओके, फिर बाय द टाइम आएगा तब तक टाइम चला जाएगा, और अगर तुम्हें आता है वाह क्या कहने। अरे 20 सेकंड बाकी रह गए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने फिर तुम्हें बोला एक जनरल लेवल ऑफ अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तब तक यू विल ऑलवेज हैव ट्रबल आंसरिंग सच क्वेश्चन। ओके, एंड योर टाइम्स। अरे बहुत ही सिंपल, पहले से लगा तो ऑब्वियसली नसम वीपी सिंह साहब पहले, मतलब अर्लीस्ट टू लेटेस्ट मतलब पहले कब आए, तो वीपी सिंह साहब आए, फिर ऑब्वियसली नरसिम्हा राव साहब आए एलपीजी बजट लेकर, ओके, फिर देवेगौड़ा साहब एंड आईके गुजराल, वेरी नाइस। तो होमवर्क, होमवर्क ऑफ द डे, सर हम नहीं करते होमवर्क, हम छोटे बच्चे हैं, नहीं नहीं फिर भी करो ना प्लीज। सारे प्रेसिडेंट्स और सारे प्राइम मिनिस्टर्स फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट अरेंज कर लो। जिस दिन ये क्वेश्चन आया, और या तो तुम ऐसे खुशी से फूले नहीं समाओगे, और अगर तुम्हारा रॉन्ग हो गया तो तुम्हें बहुत दुख होगा। सो मेक श्योर दैट यू डू दिस। ये कभी भी आ सकता है, अरेंज करने को आ सकता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, यू मस्ट नो दिस पार्ट। ऑल्सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या फिर जो इंपॉर्टेंट ऑफिस है, जैसे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, फर्स्ट सीजीआई कौन है, कैट कौन है, और द प्रेजेंट वंस लोकपाल कौन है, ओके, यू मस्ट नो ऑल ऑफ देम। इतना जनरल अवेयरनेस तो आई थिंक एक्सपेक्टेड है, ऑफ कोर्स यूर एस्पिरेंट्स, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। सो हमारे पास 10 क्वेश्चंस हुए हैं, +1 -1 0, अपने अपने मार्क्स चेक कर लो and total them, and you will be in a very good position to know are you ready for this exam or not. So don't worry, and I will be, as I told you, there are multiple ways in which I will be explaining this. So make sure that you are a part of my plus classes. Just use the code SIDLIVE, SIDLIVE, and I'll be very, very happy to teach you. Don't miss this opportunity. I'll be taking comprehensive polity, comprehensive governance, complete international relations, comprehensive PSR optional, and intense multiple choice question and answer writing. Also, don't forget that मैं नया NCERT Foundation course लेकर आ रहा हूँ, and I'm sure it will be of great advantage to all of you. In the words of An Academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.